नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में हैं शिव प्रसाद सिंह, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ या बाबू गुलाब राय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। लक्ष्मीपुरा के रचनाकार कौन है और यह किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। लक्ष्मीपुरा के रचनाकार शिवदान सिंह चौहान है। किस विधा की रचना है ये बताइए। शाबाश, त्रिपोताज विधा की रचना है 1938 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंतिम नाटक है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रेमजोगनी, चंद्रावली, सती प्रताप या नील देवी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंतिम नाटक कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1883 ईस्वी का नाटक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रेमजोगनी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। बिल्कुल सही, यह इनका 1875 ईस्वी का नाटक है। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1876 ईस्वी का नाटक है। नील देवी 1881 ईस्वी का नाटक है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। आपके पास ऑप्शंस में है प्रतीक, ब्राह्मण, इंदु या हंस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था, जयशंकर प्रसाद जी ने। कई बार आपने ऑप्शंस में देखा होगा अंबिका प्रसाद गुप्त का नाम भी होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी ने भी इंदु पत्रिका का संपादन किया था और अंबिका प्रसाद गुप्त ने भी इंदु पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अब हम और बात कर लेते हैं कि प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। बिल्कुल सही। प्रतीक पत्रिका किसने निकाली थी, अज्ञे जी ने। कब निकाली थी और कहाँ से निकाली थी, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल सही, इलाहाबाद से निकाली गई थी ये पत्रिका। कब, 1947 ईस्वी में। ठीक है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे, अज्ञे जी थे। 1947 ईस्वी में निकाली थी इन्होंने ये पत्रिका और इलाहाबाद से निकाली थी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। बिल्कुल सही। कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। और यह पत्रिका कब निकाली गई थी, 1883 ईस्वी में। कहाँ से, कानपुर से। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा निकाली गई थी 1883 ईस्वी में, कानपुर से। और हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, बिल्कुल सही, मुंशी प्रेमचंद जी। कहाँ से निकाली थी इन्होंने ये पत्रिका, बनारस से। कब, 1930 ईस्वी में। हंस पत्रिका बनारस से निकाली गई थी 1930 ईस्वी में और इसका संपादन किसने किया था, मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता है। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन थे और साथ में मुझे ये भी बताना है कि इस रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बताइए इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था। बिल्कुल सही। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था इन्हें ये, बिल्कुल सही, 1960 ईस्वी। ठीक
ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1960 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रिपोर्टाज, रेखाचित्र, आत्मकथा या जीवनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सिंहावलोकन किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए, रचनाकार का नाम भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बताइए 3 बताया है, उनका उत्तर सही है। सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? यशपाल जी। बिल्कुल सही। किसकी रचना है ये? यशपाल जी की रचना है। आप जानते हैं कि यह 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था इसका? 1951 में। द्वितीय भाग 1952 में। और तृतीय भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1955 में। ठीक है। सिंहावलोकन जो कि आत्मकथा विधा की रचना है यशपाल जी की, यह 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग 1951 ईस्वी में, द्वितीय 1952 में और तृतीय 1955 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, घनानंद, सेनापति या बोधा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। घनानंद जी को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तमाल के टीकाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है नाभादास, प्रियादास, कबीरदास या धर्मदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? जी नहीं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा है टीकाकार। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। पर मैंने पूछा है भक्तमाल के टीकाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास। और रचनाकार कौन है? रचनाकार है इसके नाभादास। ठीक है, नाभादास जी की रचना है भक्तमाल 1585 ईस्वी की, लेकिन इस पे टीका किसने लिखी है? प्रियादास ने। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आपके पास ऑप्शंस में है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय या सामधेनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कब मिला, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1959 ईस्वी में। ठीक है, उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बिल्कुल सही। उर्वशी रचना पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखना है आपने इस बात का कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर। और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 ईस्वी में। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि उर्वशी जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? उर्वशी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? बिल्कुल सही, 1972 ईस्वी में। ठीक है, कुरुक्षेत्र इनकी 1946 ईस्वी की रचना है। सामधेनी इनकी 1947 ईस्वी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है अशोक के फूल, त्रिवेणी, कल्पवृक्ष या साहित्य सीकर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है।
अब हम बात करते हैं कि अशोक के फूल, इसके रचयिता कौन है? बताइए, मैंने आपको कई बार बताया है। अशोक के फूल के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल। और त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की, बिल्कुल सही। और कल्पवृक्ष के रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है कल्पवृक्ष। क्लियर? अशोक के फूल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। आपके पास ऑप्शंस में है बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड या सुंदरकांड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रामचरितमानस किसकी रचना है? बताइए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, तुलसीदास जी की रचना है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें कुल कितने कांड हैं? बिल्कुल सही, कुल इसमें 7 कांड है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सबसे बड़ा कांड बालकांड है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड कौन सा है? ठीक है, प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके एक कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, संत काव्य नाम किसने दिया? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। संत काव्य नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है मैं वक्त के हूँ सामने, नाश और निर्माण, मंजीर या उतना वह सूरज है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, आपको बताना है कि इनमें से गिरजा कुमार माथुर जी की रचना कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है। और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। पिछली क्लास में ही मैंने आपको ये रचना बताई थी। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। उतना वह सूरज है गिरजा कुमार माथुर जी की रचना नहीं है। चलिए ये बताइए कि फिर यह रचना किसकी है। पिछली क्लास में ही मैंने इस रचना की रचनाकार का नाम बताया था आपको। बिल्कुल सही, उतना वह सूरज है किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है 1977 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है 1990 ईस्वी की। ठीक है, नाश और निर्माण 1946 ईस्वी की रचना है इनके। और मंजीर 1941 ईस्वी की रचना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? आप जानते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास, इसके उपन्यासकार कौन है? देवकीनंदन खत्री जी हैं। आपको बताना है कि यह किस प्रकार का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है राजनीतिक, पौराणिक, सामाजिक या तिलस्मी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? बिल्कुल सही, तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? आपके पास ऑप्शंस में है
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, बिहारी के अंतर्गत आती है मगही बोली। ठीक है, आप जानते हैं कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। शाबाश, फटाफट से बता दीजिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। बिल्कुल सही। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। ठीक है, ये 5 बोलियां किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? बिल्कुल सही, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए अब बताइए कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये चारों बोलियां किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बताइए आपको? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि जैनेंद्र कुम्हार जी का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से जैनेंद्र कुम्हार जी का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है सुनीता, परख, त्यागपत्र और कल्याणी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। परख जैनेंद्र कुम्हार जी का पहला प्रकाशित उपन्यास माना जाता है 1929 ईस्वी का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सुनीता का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। ये भी जैनेंद्र कुम्हार जी का उपन्यास है, 1934 ईस्वी का उपन्यास है ये इनका। ठीक है, सुनीता 1934 ईस्वी का उपन्यास है और त्यागपत्र 1937 ईस्वी का है। ठीक है, और कल्याणी 1939 ईस्वी का उपन्यास है जैनेंद्र कुम्हार जी का। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा माना जाता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।